नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा वैदिक सभ्यता से पार्ट 3 शुरू हो रहा है। जैसे कि अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए है। आई होप कि आपको वो समझ आया होगा। आज हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 3 में ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आपने ऋग्वेदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, ऋग्वेदिक कालीन लोगों के स्थल और उनके बारे में, विद्वानों के मत के बारे में आपने पढ़ लिया है। ऋग्वेदिक कालिक आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम जानेंगे कि वहाँ के यानी वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में लोगों का मुख्य कार्य कृषि था और पशुपालन था। उसके बाद व्यापार जो होता था वो पणी नामक लोगों के हाथ में होता था, यानी व्यापार करने वाले लोगों को पणी कहा जाता था। उसके बाद बलि बलि उस समय एक टैक्स होता था जो राजा को स्वेच्छापूर्वक दिया जाता था, सब इच्छापूर्वक, यानी कोई पाबंदी नहीं थी। निष्क उस समय विनिमय का माध्यम होता था, यानी लेन देन का माध्यम। निष्क जैसे आजकल पैसे होते हैं, उसमें निष्क नाम की जो धातु होती थी वो उस समय लेन देन का माध्यम। घोड़ा घोड़ा उस समय मुख्य पशु था जिसकी सहायता से बहुत से आर्थिक कार्य किए जाते थे। उसके बाद यव एक अनाज है जिसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। यव यव जौ को कहा जाता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद काल में मिलता है और बाकी अनाजों का वर्णन बहुत कम मिलता है, यानी मुख्य रूप से यव का। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। अब सबसे पहले बात आती है कि उत्तर वैदिक काल किसे कहा गया है। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यकों की रचना हुई। इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब उत्तर वैदिक काल में बहुत से कबीले हुए, उनके राजा हुए, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि उस समय तुर्वस और क्रीवी नाम के कबीले को मिलकर के एक बड़ा सा साम्राज्य बना जिसे पंचाल राज्य कहा गया है। उसके बाद मगध और अंग राज्य जो होते थे वो आर्य क्षेत्र से बाहर होते थे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मगध साम्राज्य, अंग साम्राज्य के बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में आने वाले हिस्ट्री पॉइंट में हम जानेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि मगध और अंग आर्य क्षेत्र में नहीं आते थे। अथर्ववेद के अनुसार मगध के लोगों को व्रात्य कहा जाता था। उसके बाद अगला मेजर पॉइंट आता है कि राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती थी। प्रमुख राजा ही होता था। और अब हम जानेंगे कुछ मुख्य क्षेत्र और उनके राजाओं के बारे में। जैसे कि विदेह क्षेत्र जो होता था उसके राजा जनक, प्रसिद्ध राजा जनक होते थे। केकय के राजा अशोपति होते थे। काशी के राजा अजातशत्रु होते थे और पंचाल के राजा प्रवाहन जाबाली होते थे। अब कई बार पेपर में यहाँ से भी आ जाता है कि उत्तर वैदिक काल में पंचाल के मुख्य राजा कौन थे। उसके बाद पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य होता था इन सभी में से। वैसे तो राज्य और भी थे, लेकिन इनमें पंचाल राज्य जो होता था वो सर्वाधिक विकसित होता था। उसके बाद राज्य का आधार राजतंत्र होता था, यानी राजा लोग अपनी मर्जी से राज किया करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा और प्रमुख क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में राजा को क्या कहा जाता है, ये वर्णित किया गया है। जैसे कि पूर्व में राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में सवराट कहा जाता था, उत्तर में विराट कहा जाता था। आपको पता है कि एक तो ट्रिक तो मैं बताता ही रहता हूँ, जैसे कि उत्तर में हमारे विराट हिमालय पर्वत है, विराट, तो आपको याद हो गया कि उत्तर में राजा को विराट कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण में जो राजा लोग होते थे उन्हें भोज कहा जाता था, और मध्य देश जो होता था उसमें राजा कहा जाता था। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं पेपर में, या तो बहुत ही फेमस या कंफ्यूजिंग, ज़्यादातर कंफ्यूजिंग। अब बात आती है कि उच्च अधिकारी जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। जैसे आजकल ऑफिसर अधिकारी कहते हैं, उन्हें रत्नी कहा जाता था। उदाहरण के तौर पर सुत जो नाम का रत्नी होता था उसका कार्य क्या होता था, रथ सेना का वो नायक होता था। संग्रहिता, संग्रहिता आपको पता ही, कलेक्ट करने वाला। कोषाध्यक्ष, यानी जो कोष खजाने का होता था। भागदूत क्या होता था, अर्थ मंत्री होता था, यानी कर यानी टैक्स इकट्ठा करने वाला होता था भागदूत। और संग्रहिता कोषाध्यक्ष यानी खजाने का मालिक। उसके बाद राजसूय, यज्ञ किए जाते थे। यज्ञों के बारे में भी बहुत बार प्रश्न आता है, नेट लेवल में भी प्रश्न आता है। कई बार अगर डिफ़िकल्टी लेवल हो तो यहाँ से भी आ जाता है कि राजसूय यज्ञ किस समय किया जाता था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाता था। इसमें सोम रस का पान किया जाता था।
उसके बाद अश्वमेध यज्ञ। अब प्रश्न आ सकता है कि अश्वमेध यज्ञ किस बात का प्रतीक था। इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, तो आपको जानकारी है ही। इसमें शक्ति का प्रतीक होता था, ये पावर दिखाई जाती थी कि भाई उसके घोड़े को कोई रोक ले तो फिर आ जाओ युद्ध करो। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ की जाती थी। वो इसके बाद चौथा और इम्पोर्टेंट यज्ञ होता था अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि, और उसमें 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीते थे राजा और रानी। उससे पहले 1 वर्ष तक सात्विक जीवन, सात्विक मतलब धर्म कर्म में रहना, अच्छा खाना खाना, उसमें कोई मांसाहार ना करना, इस प्रकार सात्विक जीवन जीते थे। उसके बाद 5 महायज्ञ होते थे। 5 महायज्ञ किसके लिए होते थे? गृहस्थ आर्यों के लिए, जो गृहस्थ होते थे, यानी घर में रहते हुए अपने सारे जीवन निर्वाह करते थे। उसके बाद सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन कैसा होता था? ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का के कर्तव्य बताए गए। ये तो आपको पता ही है कि 10वें सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं ऋग्वेद में। लेकिन बात आती है कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी पहले वेद हुए हैं फिर ब्राह्मण ग्रंथ हुए हैं उनके बाद। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य बताए गए हैं कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, कि वो पूजा पाठ करे, दान ले, जैसे भी। उसके बाद 4 आश्रमों का वर्णन भी समाज में मिलता है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब पेपर में ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा वर्णाश्रम में नहीं आता है या आता है। उसके बाद स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है, जैसे हमने ऋग्वेदिक काल में पढ़ा था कि स्त्रियों की बाल विवाह नहीं किया जाता था, पर्दा प्रथा नहीं थी, वो शिक्षा ले सकती थी। तो यहाँ पर ऐसा कम होता गया, उनकी स्थिति में गिरावट आती गई। इस काल में महिलाएं सभा में भाग नहीं ले सकती थी, हमने पढ़ा था उधर ऋग्वेदिक में कि वो विदथ में या सभा में भाग ले सकती थी। उसके बाद विवाह के प्रकार, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 4 उचित प्रकार बताए गए हैं, 4 अनुचित प्रकार बताए गए हैं। उचित में जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह जो आते हैं, उसमें प्रजापत्य विवाह भी आता है, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं कि वर वधू की सामाजिक निर्वाह करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए, यानी समाज में जो होता है फेरे होते हैं, उनकी मंगनी होती है, यानी सभी कार्य सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शादी। और 4 नेगेटिव अनुचित विवाह होते थे, जैसे कि वधू को खरीद लिया जाता था, यानी पिता उनको बेच देता था, या फिर किसी को बलात् किसी से शादी कर ली जाती थी। तो इस प्रकार 4 अनुचित विवाह भी होते थे और 4 उचित विवाह होते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा होता था। आर्थिक जीवन में आपको पता है कि मुख्य कार्य कृषि होता था। अब यहाँ से पेपर में आता है कि मुख्य फसलें कौन सी होती थी। धान और गेहूँ वहाँ की मुख्य फसलें हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद लाल मृद भांड, यानी लाल मृद भांड, ये जो मटके होते थे उन पर लाल कलर किया जाता था, वो सबसे अधिक प्रचलित थे। उसके बाद अगला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में आता है कि चित्रित धूसर मृदभांड वहाँ की उस काल की विशेषता थी, विशेषता फीचर थी कि वो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे। यानी ऐसी कलाकारी चित्र बनाते थे, जैसे आजकल हम देखते हैं मटके पर काले काले से फूल चित्रकारी सी बना देते हैं कुम्हार लोग, वैसे ही वहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड बहुत ही विशेषता थी उनकी, यानी कि प्रसिद्ध थे। उसके बाद तांबा उस समय मुख्य धातु के रूप में प्रयोग किया जाता था। मुद्रा का प्रचलन हो गया था। मुद्रा नोटों के रूप में ना हो करके मुद्रा धातुओं के रूप में होती थी, जैसे कि शतमान, निष्क उस समय मुद्रा होती थी, और शतमान चांदी का सिक्का वगैरह होता था, और निष्क सोने का होता था। अब उसके बाद धार्मिक जीवन, हमने ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन में पढ़ा कि उस समय इंद्र बहुत महत्वपूर्ण देवता होता था, अग्नि देवता होता था, तो वरुण देवता होता था। अब हम जानेंगे कि क्या उन्हीं देवताओं का महत्व था या उन देवताओं का महत्व घट गया था। हम जानेंगे कि विष्णु उस समय सर्व संरक्षक माना गया है, विष्णु उस समय सर्व संरक्षक माना गया है। दूसरा पॉइंट पूषण, जैसे कि उस दिन मैंने बताया था कि पूषण उस समय ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। उस समय शिव की पूजा, पहले शिव को रुद्र के रूप में जाना जाता था ऋग्वेदिक काल में, अब रुद्र को शिव के रूप में जाना जाने लगा।
मूर्ति पूजा का आभास होने लगा, यानी लोग अभी मूर्ति पूजा की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। षड दर्शनों का उदय हुआ, 6 दर्शनों का उदय हुआ। आपको पता है दर्शनों की संख्या 6 है, और कई बार पेपर में आया भी है HSSC में इनमें से, कि जैसे सांख्य दर्शन के लेखक यानी उद्गाता कौन है, इसकी रचना किसने की, कपिल मुनि ने। उसके बाद कंफ्यूजिंग प्रश्न, पूर्व मीमांसा जो सांख्य दर्शन है, मीमांसा एक ही है लेकिन मीमांसा के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की है और उत्तर मीमांसा की रचना बद्रायण ने की है। उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, व्यवसायिक संघ जो होता था ना, व्यवसायिक संघ बना देते, फेडरेशन बना देते थे व्यवसायी लोग, उसके मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था। आई होप कि आपको सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, आपको जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो समझ भी आए होंगे, और आई होप कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपको नौकरी पानी ही पानी है। आई होप कि आई प्रे टू गॉड फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।